हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब इंटरनेशनल बिजनेस एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन का ही सिनोनिमस टर्म है, बिकॉज बीइंग ग्लोबल मतलब कि आप अपनी कंट्री में जो आप गुड्स या सर्विसेज प्रोक्योर कर रहे हो वो आप दूसरी कंट्रीज़ में भी दे पा रहे हो, एंड एट द सेम टाइम जो दूसरी कंट्रीज़ के गुड्स एंड सर्विसेज वो आपकी कंट्री में आ पा रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली ग्लोबलाइजेशन। अब इंडिया में तीन चीज़ें एक साथ चालू हुई थी, दैट इज़ LPG, विच इज़ liberalization, privatization and globalization, which was started in the at the time of 1991 to 1992। क्योंकि उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर गई थी और IMF से जब हम बेल आउट पैकेज लेने गए थे तो उन्होंने कंडीशन रखी थी कि आपको अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, आपको अलाउ करना पड़ेगा कि आपके इंडिया के जो बिजनेसमैन है वो बाहर आके बिजनेस कर पाएँ, और जो जो इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं वो आपके कंट्री में भी आकर बिजनेस कर पाएँ। सो इससे पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को आप मैच कर पाओगे। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम एक दूसरे कंट्री के साथ में कनेक्टेड हैं, बी इट कम्युनिकेशन, बी ट्रांसपोर्टेशन, बी बिजनेस, बी ट्रेड, हम हर एक तरीके से एक दूसरे कंट्री के साथ में कनेक्टेड हैं। सो ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम टुडेज पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें चाहे हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हर महीने से ग्लोबलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट कम्स, मतलब कॉजेज़ क्या क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो पहला आता है मोर फाइनेंशियल बेनिफिट, दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि आपका मार्केट एक्सपैंड हो जाता है, आप ज़्यादा लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप ज़्यादा वॉल्यूम में बिजनेस करोगे और प्लस एट द सेम टाइम जब दूसरी कंट्री में जाते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप महंगा प्रोडक्ट बना लेते हो, क्योंकि जैसे इंडिया की अगर हम देखें तो परचेजिंग पावर और अमेरिका की अगर हम परचेजिंग पावर देखें तो ऑब्वियसली अमेरिका की परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इंडिया में अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो हो सकता है कि आप उसको अमेरिका में ट्वाइस या थ्राइस प्राइस पे उसको सेल आउट कर पाओ। सो दैट इज़ द बेसिक आपका मोर फाइनेंशियल बेनिफिट, आपके प्रॉफिट्स वहाँ पे बढ़ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हाँ रिस्क भी आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस कॉस्ट। अब बहुत बेसिक सा ये इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है कि आप जितना ज़्यादा बनाते हो उतना आपका पर प्रोडक्ट जो कॉस्ट होता है वो भी आपका डिक्रीज हो जाता है। तो अगर आप ज़्यादा मार्केट को अपना प्रोडक्ट केटर करने जाओगे तो आपका जो मार्जिन्स हैं वो भी आपके बढ़ जाएंगे, प्लस आपका जो पर यूनिट कॉस्ट होगा वो पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो जाएगा। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन, क्या अगर आप कुछ बना रहे हो, कोई गुड्स बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसका पर यूनिट कॉस्ट भी आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की, तो इन दो चीज़ों ने हेल्प किया है कि अगर हम कम्यूट करते हैं दूसरे कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल अभी मेरे को अगर अमेरिका में किसी से बात करना है मैं अपना फ़ोन उठाऊंगा, कॉल कर लूँगा। सो दैट इज़ द सेवियर ऑफ टाइम, एंड एट द सेम टाइम डिस्टेंस को भी कैसे सेव कर रहे हैं, फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि हम एयरलाइंस देखते हैं तो पहले एयरलाइंस की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, आज एयरलाइंस की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम दुनिया में कहीं भी जाना चाहें तो हम वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कम से कम टाइम में जा सकते हैं। नाउ दिस गोज विद द प्रोडक्ट ऑल्सो, कि जैसे पहले क्रूड ऑयल आता था तो क्रूड ऑयल हम मेनली मंगवाते हैं रशिया से और मिडिल ईस्ट से, तो यहाँ से आने में पहले एज़ कम्पेयर फ्रॉम टुडे 2023 अगर हम 10 या 12 साल पहले बात करेंगे तो हमारे पास में कार्गो शिप्स वैसी नहीं थी जो कि फास्टर कम्यूट कर पाएँ। आज हमने थोड़े शॉर्ट डिस्टेंसेस पे भी ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है, नए पाथवेज बना लिए हैं और आगे भी बात चल रही है कि हम इसको भी और शॉर्ट करने वाले हैं। तो जो आपका कम्यूटेशन टाइम होता है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन टाइम होता है, वो टाइम एंड डिस्टेंस दोनों बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से बिजनेस और ज़्यादा ग्लोबलाइज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ फॉरेन मार्केट। इन दोनों चीज़ें हैं, इन फॉरेन मार्केट एंड ऑफ फॉरेन मार्केट एज वेल। मतलब कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो इंडिया में आपने देखा होगा कि जैसे इंडिया के एथनिक वेयर है, मतलब आज तक हमने क्या किया है कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है कि वेस्ट जो पहन रहा है इंडिया में भी सेम तरीके का फैशन स्टाइल थोड़े टाइम में रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो हमने फॉरेन टेक्सटाइल को अडॉप्ट कर लिया है, तो इससे उनको बेनिफिट हुआ है। बट अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है, क्योंकि इंडियंस आप देखोगे कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर में इंडियंस रहते हैं, तो उनके थ्रू हम अपने कल्चर, हम अपने सोशल एस्पेक्ट्स को भी पोर्ट्रे कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे दिवाली में जैसे इंडिया में ट्रेडिशनल वेयर्स पहने जाते हैं, कुर्ता पजामा पहना जाता है, जो लेडीज़ होते हैं वो लोग सूट पहनते हैं, लहंगा पहनते हैं या साड़ी पहनती हैं। तो ये ही सेम हमारा टेक्सटाइल जो हमारा फैशन है वो हमारा सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स के फॉर्म में दूसरी कंट्रीज़ में भी जा रहा है और वहाँ पे भी इसकी डिमांड जनरेट हो रही है। सो ये आपका ना ग्रोथ पोटेंशियल को बढ़ावा देता है। जैसे कि हम इंडिया में मान्यवर की बात करें तो मान्यवर अभी से केटर करता है इंडिया में, बट उसके पास में अपॉर्चुनिटी है कि अगर बाहर इस चीज़ की डिमांड आएगी तो वहाँ पे भी अपने
बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है। नेक्स्ट इज डिमांड कंस्ट्रेंट्स। अब आप मान लीजिए कि आज इंडिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट बना है जो कि बहुत महंगा है, तो इंडिया में हर एक इंसान उस चीज़ को हो सकता है अफोर्ड ना कर पाए, बट अगर आपको लग रहा है कि उसकी ग्रोथ पोटेंशियल या फिर उसका डिमांड मॉडर्न वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज से अगर आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे आके सेल आउट करने की कोशिश करोगे। जैसे कि अगर आप कंपेयर करो टाटा मोटर्स को और मारुति सुजुकी को, तो दोनों के एस्पेक्ट्स अलग अलग हैं। मारुति सुजुकी एक सस्ती कार बनाने की कोशिश करता है जिसमें कि एक एवरेज अच्छा होता है, लुक्स को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, मतलब बेसिकली वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है बट एट अ चीपर कॉस्ट। टाटा मोटर्स अच्छी क्वालिटी देना चाहता है, सेफ्टी देना चाहता है, हाई क्वालिटी बिल्डअप देना चाहता है, एक अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहता है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा प्रीमियम भी चार्ज करता है। अब ये आपके ना दो मार्केट्स हो गए इंडिया में। ऑब्वियसली वी नो कि इंडिया में मारुति सुजुकी का शेयर बहुत ज़्यादा है, टाटा मोटर्स का बढ़ भी रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स के पास जैसे JLR बिजनेस भी है, जैगुआर का जो बिजनेस है, लैंड रोवर का जो बिजनेस है, वो मेनली वो करता है आउटसाइड इंडिया, बिकॉज वो प्रीमियम कार्स हैं। प्रीमियम कार्स की इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। नेक्स्ट इज नेशनैलिटी ऑफ कंपनीज। अब है ना, बहुत सारी चीज़ें आपने जैसे सिंगापुर के बारे में सुना होगा कि सिंगापुर में बहुत सारी कंपनी अपना शेल कंपनीज बना लेती हैं, क्योंकि वो जो कंट्री है वो आपको अलाउ करती है कि यहाँ पे आप टैक्स फ्री कंपनी चला सकते हो, मतलब जो भी आप अर्न कर रहे हो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली बिकॉज उनके पास में दूसरे सोर्सेज होते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है अभी, बट इससे हमारी ना कंपनीज को फायदा हो जाता है कि वो उस जगह पे आके अपना पेरेंट कंपनी को सेटअप कर लें और वो ग्लोबली फिर उसको वहाँ पे रन कर सकती हैं। जैसे कि सिंगापुर हो गया या फिर बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो गई, जिनका डेवलपमेंट का रीज़न ही बहुत बड़ा ये है कि वो लोग टैक्स फ्री सिटीजनशिप अलाउ करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो इंडिविजुअल हो। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में LPG की बात करी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ये तीनों ही फंडामेंटल एक साथ हुए थे और गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी डेवलप हो गई थी, और जितनी ज़्यादा एज अ बिजनेस पर्सन आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट्स अर्न कर पाओगे। नेक्स्ट इज स्पिन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। स्पिन ऑफ बेनिफिट्स मतलब जैसे मान लीजिए कोई इंटरनेशनल कंपनी है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे कि लेट्स से बर्गर किंग है या फिर KFC है या मैकडोनल्ड्स है, वो कंपनी बहुत बड़ा है, मतलब ग्लोबल ब्रांड्स हैं। ऑब्वियसली वी नो कि वो हर एक कैटेगरी में टाइकून्स हैं। अब उन्होंने जब इंडिया में आके बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने एक कल्चर स्टार्ट किया कि पहले हम किस तरीके से चिकन को खाया करते थे और आज KFC किस तरीके से उसको सेल कर रहे हैं। अब KFC को देखते देखते बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनीज भी इंडिया में जनरेट हुई हैं और जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। आपने जैसे डोमिनोज के आज हमने बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स देख लिए हैं जो कि पिज़्ज़ा ही सेल करते हैं, उसमें थोड़ा सा फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं इंडियन टेक्सटाइल में। हमने बर्गर में भी सेम चीज़ देखी है। तो आपका जो ग्लोबलाइजेशन है, चाहे कोई बाहर की ग्लोबल MNC कंपनी आपकी कंट्री में आके सेटअप होती है, बट वो डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स को या डोमेस्टिक बिजनेसमैन को अलाउ करती है कि आप भी इस तरीके का बिजनेस कर पाओ, आपके लिए एक मार्केट सेटअप करके देती हैं वो। नेक्स्ट इज हाईटेक बिजनेसेस। ऑब्वियसली आप इंडिया में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। वी जनरली मतलब बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कि कट कॉपी पेस्ट करते हैं। MNCs को देखते हैं वो कैसे काम कर रही है, उनका मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, उनके प्रोडक्ट कैसे चल रहे हैं, और फिर उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे इंडिया में आज तक कोई स्मार्टफोन का बहुत बड़ा ब्रांड इंडिया में नहीं बना है। दैट इज़ बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो हम क्या करते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ की जो टेक्नोलॉजी है उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको हम इंडिया में प्रोक्योर कर लेते हैं बाय द वेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सिमिलर टेक्नोलॉजी, जैसे जॉइंट वेंचर हो गया, मर्जर्स हो गया, और उसके थ्रू हम इंडिया में उस चीज़ का प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर देते हैं। एंड द लास्ट इज बिजनेस पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जैसे मैंने पिछले वाले में ये चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे लिया था कि आपको है ना सिर्फ आपका प्रोडक्ट बनाने में, टेक्नोलॉजी बनाने में हेल्प नहीं करता है, आपको आपके बिजनेस को किस तरीके से रन करना है, आपके बिजनेस की पॉलिसीज़ बनाना, आपके मैनेजमेंट को हेड करना। जैसे कि हम बहुत बार एग्जाम्पल्स में सुनते होगे, आप HR पढ़ोगे तो उसमें भी देखोगे कि ग्लोबल MNCs जो हैं, जो MNCs में जिस तरीके का वर्क कल्चर रहता है और जो डोमेस्टिक स्टार्टअप्स में कल्चर है वो बहुत सिमिलर होते आ रहा है, क्योंकि वो स्टार्टअप सीख रहे हैं उन MNCs से कि हमें किस तरीके से अपनी कंपनी को रन करना चाहिए, हमें किस तरीके से अपने एम्प्लॉय को खुश रखना है ताकि वो इफेक्टिवली काम कर पाए। तो जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि एप्पल में जो है, गूगल में जो है, उससे वो लर्न कर सकते हैं। सो बेसिकली ये उनके लिए एक रोल मॉडल कंपनीज बन जाती हैं। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।